देश के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं वो हमारा सरकार के विरोध में समर्थन करें, लेकिन साथियों उस समय किसी ने समर्थन नहीं किया। कागजों में तो किया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। साथियों उस समय केवल हिंदुस्तान के अंदर 4216 एमएलए हैं, किसी ने समर्थन नहीं किया। लेकिन आप साथियों सौभाग्यशाली हैं जिसके लिए आप वोट मांगने के लिए आज यहाँ आए हो, जिसके लिए समर्थन में आए हो। यही एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सारे हिंदुस्तान के अंदर किसानों का साथ दिया, साथियों अपना पद त्याग दिया। इसलिए साथियों इस बार पद त्यागने के बाद साथियों 6 महीने से ज्यादा इलेक्शन कमीशन सीट को खाली नहीं रख सकता और इस सीट को भरने के लिए 8 महीने का समय बीत गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की घोषणा की और उस समय साथियों किसान भाइयों ने और उनके साथियों ने अभय चौटाला जी से अनुरोध किया, आपने रिजाइन किया, आपने सीट खाली की, आपका हक बनता है आप यहां से चुनाव लड़े। साथियों इलाहाबाद के चुनाव हुआ और उस चुनाव में जीते। इसलिए साथियों इस 5 साल के अंदर दोबारा जो एमएलए बने तो यही कारण था। लेकिन उस चुनाव के अंदर साथियों अजीब घटना घटी थी। आप देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधायक हैं और साथियों 40 भारतीय जनता पार्टी के, 30-31 साथियों कांग्रेस के थे, 10 आजाद थे और जेजेपी के थे 10 एमएलए। सारे के सारे साथियों एक तरफ थे अभय चौटाला जी को हराने के लिए। आप देखते हो कि साथियों वहां भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था वो कांडा जी थे। कांडे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मौके पे उसको मिला लिया गया और मिला के उसको साथियों कैंडिडेट बनाया। और हुड्डा साहब जब वहां गए तो कांग्रेस की सपोर्ट करने के लिए गए थे, तो वहां पर जाकर साथियों ने एक बात कही कि कांडा मेरा पुराना मित्र है, इसका ध्यान रखना। इसका अर्थ साथियों क्या है? आज साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं अभय चौटाला जी वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। साथियों मैं आपसे पूछता हूं इलाहाबाद में क्या हुआ? क्या अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया? क्या साथियों विपक्ष की वोट काटने के लिए दिया था? साथियों वहां पर किसानों के लिए दिया था और किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। हुड्डा साहब ने कहना चाहिए था ये किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, मैं इसका साथ दूंगा। साथियों वहां पर उसने विपक्ष की वोट काटी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। आज किस मुंह से कहते हैं वो कि जो अभय चौटाला जी वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, वो तो इनकी रांद काटने के लिए खड़े हुए हैं। साथियों मैं आपसे कहता हूं आप सभी साथी इस बात को समझ लें, आपका सच्चा साथी साथियों कौन है? वही है जो आपके दुख सुख में काम आए। किसान एजुटेशन चला साथियों, किसान भाइयों ने दिल्ली तक 10-10 किलो अनाज दे के आए और दूध दे के आए और पैसा दे के आए। मैं पूछता हूं भाइयों, नवीन जिंदल जी ने एजुटेशन में क्या दिया? दुनिया का बहुत बड़ा साथियों पैसे वाला है, कोई 10 पैसे दिए थे क्या? कोई अनाज दिया था क्या? कोई दवाई दी थी क्या? कोई टेंट लगाया था क्या? साथियों एक पैसा नहीं दिया। अब उससे पूछिए जब इस प्रदेश में संकट था आप कहां थे? और यही सवाल साथियों मैं पूछता हूं साथियों आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से, सुशील गुप्ता जी से। जब एजिटेशन चल रहा था वो भी पैसे वाला है, कोई 10 पैसे, कोई 20 पैसे, कोई 10 रुपए। क्या किसान एजुटेशन में दिए थे क्या? क्या मदद की थी? साथियों किस मुंह से वोट मांगते हैं? वोट साथियों केवल चुनाव के लिए नहीं होता, हमारे दुख दर्द के लिए हुआ करता है, हमारे विकास के लिए होता है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, आप सारी बात के जानकार हैं। आप 25 तारीख को साथियों आप सभी साथी मिलकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का निशान है चश्मे के निशान के सामने वाला बटन दबाएं, अभय चौटाला जी को सांसद बनाएं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा
श्याम सिंह जी राणा जी का, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करा और हमें एक पक्की दिशा देने का काम करा। मैं मेरे युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि श्याम सिंह जी राणा का राजनीतिक सफर बड़ा लंबा है। इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ बड़ा लंबा संघर्ष करा है। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ संघर्ष करा है। इन्होंने इस प्रदेश के, इस देश के लौह पुरुष के साथ संघर्ष करा है। और साथियों, जैसे हमारे लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं संघर्ष सदैव सक्षम। उसी बात से मुझे कुछ पंक्तियां याद आई है, वो पंक्तियां मैं आपके बीच रखने का काम करूंगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पहाड़ छोड़ निकलना होगा। हम ताऊ देवीलाल के सैनिक हैं, हम ताऊ देवीलाल के सैनिक हैं। क्यों हम सोच रहे कि यह सफर हमारा सरल होगा, आपका संघर्ष सफल होगा। आज नहीं ये अब होगा, आपका संघर्ष सफल होगा। आज नहीं ये अब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर माननीय शेर सिंह जी बड़शामी जी को कि वो आए, वो आपके बीच अपनी बात रखे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार मंच पे स्वागत करना चाहूंगा। हमारे किसान आंदोलन के अंदर बड़े संघर्षी रहे भाई जाट आंदोलन के अंदर बड़े संघर्षी रहे भाई दिलजीत सियाग जी की धर्मपत्नी अनीता सियाग जी यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने सैकड़ों साथियों के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के समर्थन में पहुंचे हैं। मैं उनका मंच पर पहुंचने पर स्वागत करना चाहूंगा और मैं उनसे कहना चाहूंगा आपके संघर्ष में इन्हें लोग के कार्यकर्ता आपके साथ है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा माननीय शेर सिंह जी बड़शामी जी को कि वो आए और आपके बीच अपनी बात रखने का काम करें। मैं अनीता जी को कहूंगा कि एक बार वो भी आए और 2 मिनट अपनी बात जरूर कहें। माननीय मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मान सम्मान की योग्य मेरा सर्व जातीय भाईचारा, मैं अनीता दलजीत सियाग सिसाए, मैं आप सबको हमारे जो एक सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य का साथ देते हैं हमेशा मेरे माननीय ताऊ जी अभय सिंह जी चौटाला जी, मेरी आपसे यही अपील है कि सत्य की जीत हो, ना कि हार की। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती से मेरे ताऊ जी की जीत हो और हमारे सभी जात 36 भाईचारा बिल्कुल तन मन धन से हमारे ताऊ जी के साथ हो, क्योंकि हमें सब पता है बीजेपी जितनी घटिया सरकार, इतनी नालायक, इतनी निकम्मी, जितने अत्याचार हमारे ऊपर आज तक किए हैं, हर एक अत्याचार का बदला लेके दिखा दो। अभी टाइम है हमारा बदला लेने का। अगर अब ये वोटिंग वाला टाइम निकल गया और अब भी इन्हीं के लिए हम काम करते रहे, इनकी चापलूसी करते रहे, तो आने वाला भविष्य हमारी बहन, बेटी, हमारे भाई कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कम समय लेते हुए, क्योंकि मेरे और भी मान सम्मान के योग्य भाई हैं, वो बोलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक बार फिर से अपील है, ताऊ जी को वोट करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हमारा भाईचारा, मातृशक्ति, इंकलाब, जय जवान, जय किसान, जय भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी का। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय शेर सिंह जी मैं जितने ये टेंट के हमारे साथी, एक बार उनसे आग्रह करूंगा कि टेंट के पीछे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो भी ये टेंट के साथी एक बार पीछे जाके इसको संभालने का काम करे। मैं शेर सिंह जी बड़शामी जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके बीच आए और वो अपनी बात रखे और हमारे कार्यकर्ता साथियों को हौसला देने का काम करे। माननीय शेर सिंह जी बड़शामी जी। बहुत ही सम्मान के योग मंच पर विराजमान
पार्टी के सभी नेतागण, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से जुड़े हुए बहादुर कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। हमारा देश साथियों प्रजातंत्र प्रणाली का देश है। प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर हर 5 वर्ष के बाद चुनाव संपन्न होते हैं और प्रजातंत्र के अंदर सारी ताकत जनता जनार्दन को प्राप्त है और चुनाव के जरिए जनता जनार्दन को पूरा अधिकार है नई सरकारें बनाने का और पुरानी सरकारें गिराने का। दोस्तों, आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और आज कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रमुख तौर से 3 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले भाई अभय सिंह चौटाला जी, नवीन जिंदल जी और तीसरे हैं सुशील गुप्ता जी। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की प्रार्थना करने के लिए आया हूं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में कुछ दलीलें भी पेश करूंगा और तुलनात्मक दृष्टि से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से हमारा प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला सबसे सशक्त, मजबूत और आपका वोट प्राप्त करने का हक रखता है। दोस्तों, इन तीनों प्रत्याशियों में से यदि मैं बात करूं सुशील गुप्ता की, इस सभा में बैठे शायद कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सके कि सुशील गुप्ता जी का गांव कौन सा है, इसके बाप का क्या नाम है, इसका क्या कारोबार है, कहां से ये चल के और किस लिए आपके बीच में आया है। और दोस्तों, जहां तक सवाल है नवीन जिंदल जी का, नवीन जिंदल जी पहले भी यहां से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, नवीन जिंदल जी जब पहली बार यहां से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, बहुत गरज के और ऊंची आवाज से नवीन जिंदल जी ने बड़े बड़े वादे जनता के बीच में किए थे। नवीन जिंदल जी कहते थे कि कुरुक्षेत्र वासियों, मेरे को एक बार सांसद बनने का अवसर दें, मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाने का काम करूंगा जिसमें आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, बहुत बड़े बड़े शिक्षा संस्थान खोलने का काम करूंगा जिससे आपके बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी और बहुत बड़े बड़े कॉलेज खोलूंगा जिनमें विदेशों की शिक्षा आपको दी जाएगी ताकि आप विदेशों में जाकर के अपना बिजनेस कर सकें, अपना कारोबार कर सकें। तो कुरुक्षेत्र निवासियों, कुरुक्षेत्र की भोली भाली जनता जिंदल साहब के बहकावे में आ गई थी और आप लोगों ने बहकावे में आके जिंदल साहब को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर भेजने का काम किया। साथियों, जो व्यक्ति आपका सांसद बन के जाता है उसकी जिम्मेवारी बनती है अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में आवाज उठाना। मैं आपके बीच में दावे से कहता हूं कि जिंदल साहब ने पूरे 5 वर्ष तक जिला कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई भी बात नहीं उठाई। दोस्तों, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, चाहे आप इसको 50 साल के बाद भी देख लेना। जब भी जिंदल साहब को अवसर मिला तो उन्होंने व्यापारियों की बात उठाने का काम किया है, अपने कारोबार से संबंधित बात उठाने का काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी उद्योगपति आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं, सांसद बनने के लिए आते हैं, दोस्तों, ये आपका कल्याण करने के लिए नहीं आते, आपका कोई भला करने के लिए नहीं आते, बल्कि ये अपनी आमदन को दुगुना, चौगुना और 10 गुना करने के लिए आते हैं। और साथियों, जहां तक सवाल है अभय सिंह चौटाला जी का, मैं ये कहूंगा कि सभा के अंदर बैठे हुए सभी व्यक्ति अभय सिंह चौटाला जी के दादाश्री से लेके पिताश्री तक और अब अभय सिंह जी की कार्यशैली के बारे में भली भांति जानते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभय सिंह चौटाला के दादाश्री चौधरी देवीलाल जी होते थे जब हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, देश को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी, जब 14 वर्ष की उम्र में चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी देवीलाल जी को दोस्तों अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और हमारा प्रांत पंजाब के नाम से जाना जाता था। मेरे बताने की जरूरत नहीं
कि अभय सिंह चौटाला जी की विधानसभा के अंदर क्या कार्यशैली है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अभय सिंह चौटाला जी की बात का जवाब दे सके। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दोस्तों प्रत्येक अधिकारी अभय सिंह चौटाला जी का सम्मान करता है। जब अभय सिंह चौटाला जी किसी भी अधिकारी पे फोन करें दोस्तों हर अधिकारी उनका काम करता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल पूर्व हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने एक आंदोलन किया था। केंद्र की सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए थे कि किसानों ने उन कानूनों को काले कानूनों की संज्ञा देने का काम किया था। पूरे देश भर के किसानों ने हिंदुस्तान के बॉर्डर को घेर लिया था। लंबे समय तक साथियों आंदोलन चलता रहा। किसी भी राजनीतिक दल ने किसानों की सूध नहीं ली और अंत में भाई अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन के अंदर कूद पड़े। हरियाणा भर के अंदर घूम घूम करके किसानों के सहयोग के लिए लोगों को भेजने का काम किया। और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने दोस्तों किसान आंदोलन के अंदर उनकी आर्थिक मदद करने का काम किया। 1 करोड़ रुपया किसानों को अनुदान देने का काम अभय सिंह चौटाला जी ने किया था। और फिर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान अभय सिंह चौटाला जी से मिले। वो कहने लगे कि अभय सिंह जी हमारा आंदोलन गति नहीं पकड़ रहा है, इस आंदोलन को गति देने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि 26 जनवरी को आप दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि आपका प्रदर्शन सफल रहता है और गति पकड़ता है तो शायद मेरी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़े। यदि आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मैं निश्चित रूप से 27 तारीख को अपना पद त्यागने का काम करूंगा। दोस्तों 26 तारीख को किसानों ने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया और केंद्र की सरकार ने उस आंदोलन को तीतर बीतर करने के लिए भारी प्रयास किए और किसानों का मनोबल तोड़ने का काम किया। तो जब भाई अभय सिंह चौटाला 27 तारीख को पहुंचे, अभय सिंह चौटाला ने किसानों को इकट्ठा करके कहा कि मैं अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूं, यदि कोई और भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं वो भी देने का काम करूंगा। साथियों मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक प्रदेश के अंदर किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने किसानों के पक्ष में दोस्तों कोई भी त्याग करने का काम नहीं किया। ये बहादुर व्यक्ति अभय सिंह चौटाला अकेला था जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने गांव के मेंबर पंचायत के पास भी जाएं और उससे कहें कि पंच साहब यदि आप इस्तीफा दे दो तो गांव का कल्याण हो सकता है, गांव का भला हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पंच भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस व्यक्ति ने अपनी विधायकी छोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 23 दिसंबर 1978 को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस दिल्ली के वोट क्लब के ऊपर मनाया जा रहा था। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते थे और चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल जी को बुलाया और चौधरी देवीलाल जी से कहने लगे कि देवीलाल जी आप चरण सिंह की रैली में भाग न लें, इस किसान आंदोलन में आप भाग न लें। तो दोस्तों अभय सिंह जी के दादा श्री ने अपने सख्त शब्दों में कहा कि मोरारजी भाई मैं पहले एक किसान हूं, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री हूं। और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी दोस्तों चौधरी देवीलाल जी ने ठोकर मारने का काम किया था। यह परिवार दोस्तों कुर्बानियों से भरा पड़ा है। और आज अभय सिंह चौटाला जी आप लोगों के बीच में आए हैं जिसके दादा श्री ने हरियाणा प्रदेश के लिए संघर्ष का काम किया। जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी संघर्ष का बिगुल बजा, चाहे वो हरियाणा प्रांत को अलग कराने का मामला था, उसमें भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को श्रेय जाता है कि चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश बनवाया था। चाहे चंडीगढ़ को हरियाणा प्रदेश में मिलाने के लिए कोई संघर्ष था, उसकी भी अगुवाई चौधरी देवीलाल जी ने की थी। चाहे वो नहर का पानी लाने का मामला था, उसकी भी अगुवाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी ने की थी। दोस्तों यदि मैं तुलनात्मक दृष्टि से कहूं कि एक तरफ तो अभय सिंह चौटाला जी का परिवार है जिसका राजनीतिक इतिहास है और दूसरी तरफ आपके सामने 2 व्यापारी हैं जो दिल्ली से चल के
केवल मात्र यहाँ सांसद बनने के लिए आए हैं और 25 तारीख तक आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप उनको कुरुक्षेत्र में नहीं देख सकेंगे। उनका आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे जैसे नेताओं का, अभय सिंह चौटाला जैसे नेताओं का, तो आप लोग रास्ता रोक के भी उनसे मिल सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी से काम है, तो आप जाके रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन ये दोनों प्रत्याशी नवीन जिंदल जी और सुशील गुप्ता, दोस्तों ये तो सड़क के रास्ते से चलते भी नहीं हैं। इनका तो रास्ता भी आसमान से चलने का है, हवाई जहाज से चलते हैं। साथियों, मैं ये कहूंगा कि इनका और हमारा कोई भी तौर तरीका नहीं मिलता। हमारा इनका रहन सहन नहीं मिलता, हमारा इनका ब्याह शादी का तरीका नहीं मिलता, हमारा इनका मरने जुड़ने का तरीका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में आकर के वोट मांगने का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों ने तुलनात्मक दृष्टि से आकलन करना है और भाई अभय सिंह चौटाला जी को विजयी बना करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर भेजना है। जब अभय सिंह चौटाला जी यहाँ से सांसद बन के हिंदुस्तान की संसद के अंदर जाएंगे, पूरे देश भर के अंदर चर्चा होगा कि अभय सिंह चौटाला किस लोकसभा क्षेत्र से जीत करके आए हैं। जब उनको पता लगेगा हिंदुस्तान के लोगों को कि ये कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जीत के आए हैं, वो कुरुक्षेत्र निवासियों को बधाई देने का काम करेंगे कि कुरुक्षेत्र के लोग कितने बहादुर हैं, जिन्होंने इतने बहादुर किसान नेता को चुन करके भेजा है, जो हिंदुस्तान भर के किसानों की लड़ाई लड़ेगा। और दोस्तों, ये प्रजातंत्र का जमाना है, सारी की सारी ताकत आप लोगों के हाथ में है। आपके बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती। यदि यह लड़ाई अकेले आदमी के लड़ने की होती तो अभय सिंह चौटाला कभी का ये लड़ाई लड़के और विजय प्राप्त कर लेता। दोस्तों, इस प्रजातंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार प्राप्त है, चाहे कोई बहुत बड़ा जमींदार है, चाहे कोई बहुत बड़ा कार कोठी वाला है। इसमें किसी भी चीज की गिनती नहीं होती, यहाँ सबको बराबर माना जाता है। चाहे 100 एकड़ का किसान है, जितनी ताकत 100 एकड़ के किसान की वोट में है, दोस्तों उतनी ही ताकत उसके खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट में है। चाहे कोई बहुत बड़ा कारखाने का मालिक है, जितनी ताकत उस कारखाने के मालिक की वोट में है, उतनी ही ताकत उसके कारखाने में मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट में है। तो दोस्तों, ताकत आपके हाथ में है। आप लोगों ने ताकत देनी है भाई अभय सिंह चौटाला जी को, ताकि अभय सिंह चौटाला आज हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है और फिर वो संसद में जाकर के पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और दोस्तों, ये अवसर बार बार नहीं आते और मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों से विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र निवासियों, हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता हमें प्राप्त हुआ है। एमपी तो आपने पहले भी कई बार बनाए हैं, चौधरी देवीलाल जी के आह्वान पे एमपी बनाए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आह्वान पे मेंबर पार्लियामेंट बनाए हैं। दोस्तों, एमपी में और नेता में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तो एमपी बेचारे सिर्फ नाम के होते थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नेता है कि अकेला होते हुए भी आप लोगों को कभी पीछे नहीं रहने देंगे, आपको किसी भी काम से तंग नहीं होने देंगे। तो साथियों, मैं तो अपनी बात को आपसे यही कहूंगा कि आपने ये मौका चूकना नहीं है। यदि आप भाई अभय सिंह चौटाला जी को यह अवसर नहीं दे पाए, मैं दावे से कहता हूं कि जिस तरह से बंजारा कुत्ते को मार के रोया था, कुरुक्षेत्र वासी उस तरह से आपको रोना पड़ेगा। चौधरी छोटू राम जी ने आप लोगों की पहचान बनाई थी, ग्रामीणांचल में बसने वाले 36 बरादरी के लोगों की पहचान बनाई थी। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आपकी पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी चौधरी छोटू राम जी की नीतियों को और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों ने देखना है कि एक तरफ तो किसान का बेटा किसान आंदोलन का योद्धा है और दूसरी तरफ दो व्यापारी हैं। इनमें से आपने चुनना है कि आपका वोट देने का हक किसको बनता है। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आपका हक भाई अभय सिंह चौटाला जी को वोट देने का बनता है, ताकि इस देश की किसानी को बचाया जा सके, इस किसान के नाम को जीवित रखा जा सके, 36 बरादरी के लोगों की राजनीति को जीवित रखा जा सके
और साथियों, एक बार से आपको और अवगत कराना चाहता हूं, आज पूरे देश के अंदर जो है पीले कार्डों का चलन है, उसके तहत गरीब आदमियों को अनाज और अन्य खाद्य सामग्री दी जाती है। तो दोस्तों, इन पीले कार्डों के ऊपर भी संकट छाया हुआ है। आप सोचते होंगे कि वो किस तरह का संकट है। शेर सिंह बड़श्यामी मंच से झूठ बोलने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, यदि ये 3 कानून लागू हो गए तो आड़तियों की तो आड़त जाएगी, उनको तो बाहर निकाल दिया गया, और किसान को उचित भाव नहीं मिलेगा। और जो ये राशन वाले लोग हैं, गरीब आदमी हैं, जिनको अन्न दिया जाता है प्रत्येक महीना, तो दोस्तों इनको वो गेहूं और अनाज नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा, जब पूरे देश का अनाज अडानी खरीदेगा, वो पैसे दे करके खरीदेगा, वो गरीब आदमी को मुफ्त बांटने का काम क्यों करेगा? वो हिंदुस्तान से अन्न खरीद करके इसको विदेशों में भेजेगा, जहां से वो मुनाफा कमा सके। दोस्तों, इस बात को मत भूलना, ये आपको एक चक्कर में फंसाने का काम किया जा रहा है। आज हमारे देश के पास इतना अन्न है कि 2 साल का अन्न हमारे पास जमा है। यदि 2 साल इस देश के अंदर एक भी दाना पैदा ना हो, तब 1 पाव अनाज भी दोस्तों नहीं जाएगा। ये मेरी बात याद रखना कि शेर सिंह बड़श्यामी जी ने ये बताया था, आने वाले समय में यदि ये कानून लागू हो जाते हैं, आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, किसान भी पीड़ित होगा, गरीब आदमी भी पीड़ित होगा, सबसे ज्यादा पीड़ित होगा जो आज दवाइयां बनाते हैं। जब अडानी जी आएंगे तो पेस्टिसाइड की कंपनियां भी अडानी जी खोलेंगे, और जब अडानी जी आएंगे वो माल ढोने का काम भी ट्रेनों से किया जाएगा। आज पहले से उनके लिए रेल की लाइनें बिछा दी गई हैं। जो हमारे ट्रक ओनर है, ट्रकों के भाई हैं, वो भी पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास एक ही योद्धा है, जिसका नाम है भाई अभय सिंह चौटाला जी। उसको जिता करके भेजिए ताकि आपकी लड़ाई लड़ सके और इस देश के अंदर बसने वाले 36 बरादरी के गरीब आदमी को और किसान को बचाया जा सके। साथियों, मैं तो यही 2 बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए साथियों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, और मैं आशा रखता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी भाई ऐनक का बटन दबा करके अभय सिंह चौटाला जी को भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली की संसद में भेजने का काम करेंगे। जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगाने हैं तो सारे मिलके लगाओ, दोनों हाथ खड़े करके लगाओ, ताकि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर गूंज पहुंचे कि भाई चौधरी अभय सिंह जी ने आज अपना नामांकन भरा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। मैं मेरे साथियों को बताना चाहूंगा, एक दिन एक पत्रकार मेरे से टकरा और उसने पूछा कि भाई साहब, आप केवल 3 लोगों के नारे लगाते हो, आप जननायक चौधरी देवीलाल के नारे लगाते हो, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नारे लगाते हो, आप चौधरी अभय सिंह जी के नारे लगाते हो, ये बीजेपी कहती है परिवारवाद है। मैं कहता हूं ये परिवारवाद नहीं है। हम जननायक चौधरी देवीलाल का नारा लगाते हैं क्योंकि संघर्ष उनसे हमें विरासत में मिला है। हर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये हमने जननायक चौधरी देवीलाल से सीखा है, इसलिए उनका नारा लगाते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नारा लगाते हैं क्योंकि हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। कार्यकर्ता का मान, कार्यकर्ता का सम्मान कैसे किया जाता है यह हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखा है, इसलिए उनका नारा लगाते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। हम चौधरी अभय सिंह जी का नारा लगाते हैं क्योंकि उनसे हमने सीखा है हर लड़ाई को, बड़ी से बड़ी मुश्किल को हंस करके कैसे लड़ा जाता है, संघर्ष कैसे करा जाता है, यह हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से सीखा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद।
और इसी चीज के साथ मंच की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता उमेद सिंह जी लोहान जी को कि वो आए और अपने सभी साथियों का, आए हुए सारे हमारे युवा साथियों को प्रेरित करने का काम करे और आगे बढ़ने की हमें दिशा देने का काम करे। माननीय उमेद सिंह लोहान जी। आज कुरुक्षेत्र के इस पावन पवित्र प्रांगण में यहां पहुंचे हुए इस लोकसभा क्षेत्र के 36 बरादरी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं और बहनों और मंच पे विराजमान हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामपाल माजरा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई प्रकाश भारती जी, पूर्व में मंत्री रहे श्याम सिंह राणा जी, विधायक बड़े भाई बलराज कुंडू जी, पृथ्वी नंबरदार जी, मंच का संचालन कर रहे अजीज अर्जुन चौटाला जी और सम्मानित मंच साथियों, आप लंबे समय से बैठे हैं, वक्ता बहुत हैं, मुझे बहुत खुशी है आपका जोश देख के, आपका हौसला देख के। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोग आने वाली 25 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो के परमपिता परमेश्वर को याद करके अपना एक एक वोट ऐनक के निशान पे डाल के भाई अभय सिंह चौटाला को लोकसभा में भेजने का काम करें, ताकि वहां पहुंच के वो किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ सकें और ऐसी स्थिति नहीं आने दें ताकि इस तरह के काले कानून फिर कभी लोकसभा में पास हो। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल लोकदल। भाई अभय सिंह आप लोगों के बीच में 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार नारों से उनके स्वागत की तैयारियां करें। इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रामपाल जी। जय हिंद। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उमेद सिंह लोहान जी का, जिन्होंने हमारे युवा साथियों को प्रेरित करने का काम करा। साथ ही साथ मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगा अकाली दल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत सिंह सोटा जी का, वो भी हमारे बीच आए हैं। उनका मंच पे मैं स्वागत करना चाहूंगा। सभी साथियों से आग्रह करूंगा तालियों से उनका स्वागत करें। और साथ ही साथ मंच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा शेर सिंह राणा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेपी के, कि वो आए और वो आपके बीच अपनी बात रखने का काम करे। और मैं साथियों को यह भी बताना चाहूंगा कि आईएनएलडी का और आरजेपी का प्रदेश के अंदर गठबंधन है और चौधरी अभय सिंह जी और इनेलो का एक एक कार्यकर्ता, रोहतक में हमारे भाई राकेश तंवर जी का और भिवानी महेंद्रगढ़ में सुभाष परमार जी की एक एक इनेलो का कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़ा है, उनकी मदद करने के लिए खड़ा है। मैं आग्रह करूंगा शेर सिंह राणा जी का कि वो आए और आपके बीच अपनी बात रखने का काम करें। यहाँ उपस्थित इनेलो के सभी पदाधिकारी, सभी युवा शक्ति, मातृशक्ति, सभी कार्यकर्ता, सभी को मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जय राम जी की करता हूं। जैसा कि अभी हमारे भाई अर्जुन चौटाला जी ने बताया कि
इनेलो का और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का हमारे बड़े भाई, हम सब के आदर्श अभय सिंह चौटाला जी ने हमारी झोली में 2 सीट दी है, एक महेंद्रगढ़ भिवानी और दूसरी रोहतक। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो यहाँ मौजूद हैं और जो पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ आए हैं, उन सबको ये मालूम चले कि जैसे कुरुक्षेत्र से हम सब के आदर्श अभय सिंह जी चौटाला साहब हमारे प्रत्याशी हैं और 25 तारीख को हमें उन्हें भारी बहुमत देकर लोकसभा में भेजना है। इसी प्रकार से जो हमारे अन्य 9 प्रत्याशी हैं इनेलो राजपा गठबंधन के, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के पास मेरी ये बात पहुंच रही है आपके माध्यम से, मैं सभी को प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि जहां पर इनेलो का प्रत्याशी है उसका तन मन धन से सहायता करें। 25 तारीख को ऐनक के सामने बटन दबाकर उनको लोकसभा में भेजने का काम करें। मैं कुरुक्षेत्र से जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब हमारे उम्मीदवार हैं, इसी प्रकार से हिसार से हमारी बहन सुनैना चौटाला जी हैं, इसी प्रकार से सिरसा से संदीप वाल्मीकि जी हैं, इसी प्रकार अंबाला से गुरप्रीत सिंह जी हैं, इसी प्रकार सोनीपत से अनूप सिंह दहिया जी हैं, ऐसे ही सुनील तेवतिया जी प्रत्याशी, एक हमारे भाई राकेश तंवर जो कि हमारे साझा उम्मीदवार रोहतक से हैं और दूसरे सुभाष परमार जो हमारे साझा उम्मीदवार महेंद्रगढ़ भिवानी से हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, ये इलेक्शन एक धर्म युद्ध है। आप सबने देखा है कि यहां पर या कहीं पर भी पूरे हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र की सिर्फ बात नहीं करेंगे, पूरे हरियाणा की बात करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसने नींबू की तरह हमारे किसान वर्ग को निचोड़ा है और निचोड़ के जो है पैरों तले रौंदा है। आज हमें समय है सबक सिखाने का। इस पूरी जीटी रोड पर जब हमारे अंदर एक भाईचारा था तो हमने इस जीटी रोड पे राज किया, लेकिन जब से एक खट्टर यहां आके बैठा, ये जो है खटारा साहब नहीं है, ये खट्टर साहब, अपना बदला लेने का मौका है। आज आपको अपने पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा में अपनी आवाज बनाकर भेजने का मौका है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये मौका चूकना मत, क्योंकि एक बार मौका चूकेगा फिर 5 साल आप रोएंगे। अगले 5 वर्षों तक यही जो लोग, आप अगर अपना मौका नहीं बुनाएंगे तो ये लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, आपके अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस मौके को खोइएगा मत, ये आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से ये किसानों को, जवानों को, नौकरी पेशा कामगारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो आज हमें इससे चूकना नहीं है। यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैं इनेलो के सभी पदाधिकारियों से ये वादा करता हूं, आपके सामने मैं वादा करता हूं, हर सीट पर जहां पर भी ऐनक का निशान है और आरजेपी का निशान है, चारपाई का, खाट का, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में खाट के आगे बटन दबाइएगा और जो 8 सीटें हैं उसमें ऐनक के सामने बटन दबाइएगा और अपने भारी बहुमत से 10 की 10 सीट हम यहां से जीत के जाएं। पूरे देश में एक संदेश दें कि किसानों ने, सारे कामगारों ने जो है इस बार वादा, अपना एक मिशन बना लिया है कि अच्छे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। और अभय सिंह जी जो हम सबके आदर्श हैं, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज अगर आपने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत लिया तो आपने हरियाणा के युद्ध को जीत लिया। अगले मुख्यमंत्री हमारे अभय सिंह जी चौटाला हो जाएंगे, ये मेरा आप सबसे वादा है। एक बार मेरे साथ आप
चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। जो बेवकूफ ये बोलता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं उनको बता दूं ये लोकतंत्र है। जो संघर्ष करेगा उसकी जय जयकार करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो एक ही पीढ़ी का हो, एक परिवार का हो। जो संघर्ष करेगा, लोगों के दुख सुख का साथी होगा, किसानों का साथी होगा, उसकी हमेशा जिंदाबाद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। चौधरी सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। किसान कमेरा की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान कमेटी की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। दबे ते दबिया नहीं करता, साक्षी कहने ते न डरता। हाँ, दबे ते दबिया नहीं करता, साक्षी कहने ते न डरता। सहताऊ में पूरी श्रद्धा, ताऊ में पूरी श्रद्धा। हरी पगड़ी आया जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला। जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला। जीतेगा जीतेगा रे। हाँ, बात जब साक्षी बोले कह दी उस पे ना डोले। हाँ, बात जब साक्षी बोले कह दी उस पे ना डोले। पेट संसद में खोले, पेट संसद में खोले। करे जो घोटाला जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला। जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला।
किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, वीरेंद्र मराठा जिंदाबाद, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जय हरियाणा, जय हरियाणा, भारत माता की, भारत माता की, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों, डी में बहुत ही सभी मेरे जो साथी हैं डी में पहुंचे हैं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी बैठने का काम करें। अभी सभी तमाम नेता आपके बीच अपनी बात रखने का काम करेंगे। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप सभी यहाँ बैठने का काम करें। हमारे प्रिय नेता आपके बीच आए, उनकी बात सुनने का काम करें। बिल्लू भाई साहब, ये जो आगे आए हैं साथी डी में आगे लगे हुए, इनको आप बिठाने का काम करें। जितने साथी हैं, मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि भाई आप बैठ जाए, बैठ के यहाँ सभी साथियों की बात सुने। कप्तान बैठ, सराहने बिठाओ। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह, आप बैठने का काम करें। बैठिए जी, एक बार आप सभी बैठिए। बैठ जाइए भाई साहब, बैठियो। साथियों, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जब ये सफर शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे साथी थे, बहुत से ऐसे विरोधी थे जो ये क्या करते थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अकेले क्या कर लेंगे, अकेले कितने साथियों को जोड़ लेंगे। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा, ये पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल अगर, लोग साथ आते गए और काफिला बढ़ता गया। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इनेलो पार्टी के अंदर स्वागत करना चाहूंगा हमारे कई सारे साथी जो आज भाजपा से, जजपा से, कांग्रेस से, अलग अलग दलों से जिन्होंने चौधरी अभय सिंह जी का हाथ थामा है। मैं मंच पर और यहाँ पहुंचने पर स्वागत करना चाहूंगा राजपाल करोड़ा जी का, जाट सभा के उप प्रधान कुरुक्षेत्र से। मैं स्वागत करना चाहूंगा सुखराज भाटी जी का जो कि सरपंच रहे हैं, नरेंद्र सिंह उराया जी का जो किसान सेल के अंदर जिन्होंने लगातार काम करा है और किसान आंदोलन में लगातार काम करा है। मैं स्वागत करना चाहूंगा सूबे सिंह त्योड़ी जी का जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जजपा के स्टेट के किसान सेल के। मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई मदन गोपाल जी का जो जजपा के आईटी सेल को संभाला करते थे। मैं भाई पारस सडूनी जी को स्वागत करना चाहूंगा जो एनसो के अंदर कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने बड़ी मेहनत करने का काम करा, उनका हम आईएसओ में स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई धीरज नैन जी का जो पेवा के युवा के हल्का प्रधान है। मैं स्वागत करना चाहूंगा बड़े भाई राजेश पायलट जी का जो जिला के प्रवक्ता है जननायक जनता पार्टी के। मैं स्वागत करना चाहूंगा सरपंच दिलबाग सिंह उराया जी का। मैं स्वागत करना चाहूंगा जो कि स्टेट सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है। और मैं स्वागत करना चाहूंगा मांगेराम गुंदियानी जी का जो जजपा के रादौर के पहले प्रत्याशी रहे हैं। आपका दिन प्रतिदिन ये परिवार है बढ़ता जा रहा है और पूर्ण रूप से आपका अपने परिवार में पहुंचने पर मैं सभी तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। इसी बात के साथ मंच की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा
मैं आग्रह करूंगा माननीय बलराज कुंडू जी से कि वो आए, मंच पर आए और आप सभी के बीच में अपनी बात रखने का काम करें। बलराज कुंडू जी हरियाणा जनहित पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और महम से विधायक हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपके बीच आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहां कुरुक्षेत्र की इस धरा पर किसान मजदूर के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए आज इस भाई अभय सिंह की नामांकन सभा में यहां उपस्थित शेरे पंजाब बड़े भाई सुखबीर बादल जी और उनके साथ आए सभी नेतागण और आज की इस सभा के मुख्य आकर्षक और आप सबकी एक उम्मीद शेरे हरियाणा भाई अभय सिंह चौटाला जी। और उनके साथ गठबंधन कर उनकी ताकत को डबल करने वाले भाई शेर सिंह राणा जी और उनके सभी टीम और मंच पर मंचासीन इंडियन नेशनल लोकदल के सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फौज, सबको बलराज कुंडू की राम राम। बड़े भाई अभय सिंह जी का मुझे फोन आया, बलराज भाई 1 तारीख को नामांकन कर रहा हूं और आपको आना है। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाई, बड़े भाई मैं बिल्कुल आऊंगा और पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग करके आज जो कमी जिसकी वजह से आज किसान मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उस संसद में किसान की वकालत करने वाला उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए आपका उस संसद में भेजना, आपको कुरुक्षेत्र की धरा से उनका प्रतिनिधि चुनकर उनका वकील बनाकर उनके हक दिलाने के लिए उस संसद में भेजने के लिए आपकी इस लड़ाई में बलराज कुंडू तन मन धन से आपका साथ निभाने का काम करेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं जो सबसे बड़ी है, जो समझने की आपको समझने की जरूरत है। आज लोमड़ियों के हाथ में यह देश और प्रदेश आ गया। उस चालाक लोमड़ी ने लूट लिया आपके इस प्रदेश को और देश को। आप देखते होंगे कि उस विधानसभा में 2 शेर आपकी वकालत करते नजर आते हैं, एक एलनाबाद से और एक महम से। बाकी तो सब चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, अखबारों में छीपते हैं और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको जो है ना बरगलाने का काम करते हैं। आज ये मेरे सामने जो भीड़ बैठी है, इतने साल विपक्ष में रहने के बावजूद ये वो भीड़ बैठी है जो स्वार्थी नहीं है, जो किसी लोभ लालच में नहीं है। ये असली चौधरी देवीलाल की विचारधारा के प्रशंसक और समर्थक हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वो परिवार हैं जो हर लड़ाई के लिए सदैव तैयार खड़े हैं उनकी एक आवाज पर। मैं बधाई देता हूं भाई अभय सिंह चौटाला जी को कि आपके पास ऐसे निडर और निस्वार्थ भाव की ऐसी मजबूत टीम पूरे हरियाणा में खड़ी है। निश्चित रूप से आपको अब की बार कोई ताकत नहीं रोक सकती संसद में इस किसान मजदूर की वकालत करने का पहुंचने के लिए। और यह कुरुक्षेत्र की वो भूमि है जिसने तो इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, न्याय युद्ध कहते हैं उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई को। आज फिर एक युद्ध लड़ना है आपको इस किसान मजदूर के साथ हो रहे अन्याय, इस जात और पात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो समाज को बांट डाला है, उसके लिए आज और लूट और झूठ की जो दुकान खुल गई है, जिसने आज मेरे देश और प्रदेश को लूट लिया, उसके खिलाफ न्याय युद्ध है ये।
इस युद्ध में आप सबको पूरे निस्वार्थ भाव से और तन मन की ताकत लगाकर, क्योंकि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये चुनाव नहीं है इन लोगों को जिन्होंने हमारे समाज को बांट दिया, धर्म और जात के नाम पर हमें बिखरा दिया, हमारे देश को खोखला कर दिया, चंद उन बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ इस देश को गिरवी रख दिया। आज उस देश को और प्रदेश को बचाने के लिए आप सबको लड़ना होगा। एक एक भाई को अभय सिंह चौटाला बनकर लोगों के बीच में जाकर उनको जगाना होगा। ये लड़ाई वोट की नहीं, इस प्रदेश के लोगों को जगाकर खड़ा करने की लड़ाई है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लोगों के बीच में एक भय पैदा कर दिया, एक डर का माहौल पैदा कर दिया। आज समाज में जाकर देखो, छत्तीस बिरादरी का हर वर्ग आज ये कहता है कि सरकार को गालियां देता है, उनके नेताओं को गालियां देता है, लेकिन लास्ट में आप उससे पूछो तो जो कहें आवेंगे ये चाहे क्यों करे आवे, कम है ना यह बात। इस बात के लिए आपको तगड़ा होना पड़ेगा। वो लाने की ताकत आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है, और उसके लिए वोट की ताकत इस संविधान ने आपको दी है। उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करो। उस वोट की ताकत, उस बटन को दबाकर इन लुटेरों को इस देश और प्रदेश से भगाने का काम करना होगा। इसके लिए आप सबको, अकेला अभय सिंह और अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप खड़े होकर उनके कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, तब तक ये बात व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। अब ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। उन चाटुकार, उन चालाक लोमड़ी जो सत्ता पर काबूज हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रदेश और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनको भगाकर इन शेरों को उस गद्दी पर पहुंचाना है, ताकि जब ये शेर उस गद्दी पर बैठेगा तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके हकों पर कोई डाका डाल सके। तो मैं आज आप सबसे यही निवेदन और अरदास करता हूं, भाई अभय सिंह चौटाला को आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट चश्मे के निशान पर डालकर भाई अभय सिंह चौटाला को संसद में भेजकर अपना वकील चुनने का काम करें, ताकि उस संसद में कोई किसान मजदूर के हकों पर डाका ना डाल सके। उनकी वकालत करने वाला जब मजबूत कोई आपका अपना पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपको आपके हक दिलाने का काम करेगा, आपके हकों पर डाका नहीं डालने देगा। यही बात कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं और आप सबको निवेदन करता हूं कि भाई अभय सिंह चौटाला को पूरी ताकत बनकर, एक एक को अभय सिंह बनकर उनकी इस लड़ाई को आगे जीतना है। और ये जो दो व्यापारी जो यहां आए हैं, इस बात को समझाना है लोगों को जाकर कि आपका अपना कौन है, कौन किसान मजदूर के उस गरीब के दर्द को, किसान को जानता है, या ये व्यापारी जो राजनीति करने आते हैं कि लोकसभा में जीतकर, विधानसभा में जीतकर अपने व्यापार खड़े करते हैं, अपनी संपत्तियां इकट्ठी करते हैं। इनको आपकी कोई चिंता नहीं है। आपकी चिंता तो वही करेगा जो आपके बीच का, आपके किसान मजदूर के दर्द को समझने वाला आपका कोई अपना होगा। और उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो व्यापारी आपके हैं या ये आपका भाई चौधरी देवीलाल का वंशज चौधरी अभय सिंह चौटाला जो आपके सामने बैठा है, ये आपका अपना है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं भाई अभय सिंह को आपके इस जोश को देखकर एडवांस में बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र से आपकी जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। ये तूफान, ये आंधी, ये जोश इन दोनों व्यापारियों को ढेर करके इनके घर भेजने का काम करेगी। और ये कुरुक्षेत्र की बहादुर जनता आपको अपना वकील चुनकर उस संसद भवन में भेजकर अपने हक लेने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सबको बलराज कुंडू की राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं माननीय बलराज कुंडू जी का। और अब मैं आग्रह करूंगा बहुत ही यशस्वी और हमारे बहुत ही माननीय करनाल से जल्द ही आपके प्रत्याशी होने वाले माननीय वीरेंद्र मराठा जी का कि वह आए और आज इस विशाल सभा को संबोधित करने का काम करें। मैं आग्रह करता हूं वीरेंद्र मराठा जी से कि वह आए और सभी साथियों को यहां संबोधित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव इनेलो, आदरणीय सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, प्रधान शिरोमणि अकाली दल, आदरणीय चौधरी रामपाल जी, अध्यक्ष INLD हरियाणा, श्याम सिंह जी राणा, राष्ट्रीय संगठन सचिव इनेलो, प्रकाश जी भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनेलो, और अंबाला से इनेलो के प्रत्याशी सरदार गुरप्रीत सिंह जी हमारे बच्चे हैं, वह भी हमारे बीच आज मौजूद हैं, और भाई शेर सिंह जी राणा जो RJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौधरी शेर सिंह जी बड़श्यामी हमारे पुराने मित्र हैं और वह अनुशासन समिति इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, और कुरुक्षेत्र से, कैथल से आए हुए और अन्य पदाधिकारी जो इंडियन नेशनल लोकदल के यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी को मेरी सादर नमस्ते, सभी को मेरी राम राम। हमारा अभी कुछ दिन पहले ही जब माननीय अभय सिंह जी चौटाला से भेंट हुई और उसके बाद उनके मीडिया में बयान आए, फिर माननीय शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से मैंने उनसे बात को आगे चलाया, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का एक नया अलायंस हरियाणा में उभर के आया है, जिस अलायंस में पहले से ही शिरोमणि अकाली दल और RJP पार्टी भी बीच में मौजूद हैं। ये जो अलायंस हमने किया है ये बिल्कुल अनपेक्षित था, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा अलायंस भी इनका संभव है। कल ही मैंने नामांकन पत्र करनाल लोकसभा से भरा है। माननीय अभय जी चौटाला ने मेरा वहाँ आके बहुत हिम्मत बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसी ऋण से उऋण होने के लिए आज मैं यहाँ नामांकन पत्र भरवाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, उनका साथ देने के लिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आज आया हूँ, और दो बातें कहने का मौका आज हमारा आपसे मिल रहा है। कल उन्होंने इन बातों को वहाँ कहा था करनाल में, आज मैं इन बातों को कुरुक्षेत्र में कहता हूँ कि ये सिर्फ इस लोकसभा के लिए अलायंस या गठबंधन नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार और इंडियन नेशनल लोकदल का जो ये गठबंधन हुआ है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, ये स्वाभाविक गठबंधन है। और मैं एक बात और भी कहूँगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को और करनाल के कार्यकर्ताओं को और दूसरे जिले जो पानीपत और कैथल के कार्यकर्ताओं को, कि कुरुक्षेत्र में तो ऐनक के सामने का बटन दबाएंगे और माननीय अभय सिंह चौटाला जी को विजयी बनाएंगे, और करनाल में भाई तुर्रा बजाता आदमी है, ये सिंबल भी, ये चिन्ह भी, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे मान्यवर शरद पवार जी के पीछे पड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन लेके ही हमने ये नाम लिया, ये सिंबल लिया, और करनाल में फिर यही सिंबल हमारे पास है, तुर्रा बजाता आदमी, इसके सामने का बटन वहाँ करनाल में दबाएं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई और बहनों आपको, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र और करनाल दो सीटें यदि लोकसभा की हमारी साफ तौर पे निकल जाती हैं तो कोई ताकत भी ऐसी नहीं बचेगी जो अक्टूबर नवंबर के महीने में हरियाणा में इस गठबंधन की सरकार को बनने से रोकेगी। और 1 नवंबर को माननीय अभय सिंह जी चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, पूरे उत्साह से, हौसले से इस चुनाव में काम करें, और कम से कम कुरुक्षेत्र और करनाल की सीट ये दोनों की जीतने की संभावनाएं हैं। करनाल में नंबर 1 पे आज हैं, हम हैं, इस बात के बावजूद कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ सामने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन लोगों में इतनी भारी नाराजगी उसकी है कि हमें वो जीतते हुए देख रहे हैं। करनाल से हमारी जीत और माननीय अभय सिंह जी चौटाला की कुरुक्षेत्र से जीत, ये दो जीत हरियाणा में बदलाव लाएंगी और अगली सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वीरेंद्र मराठा जी का। और अब मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगा इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी का, कि वो आए और मंच पे हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को दिशा निर्देश देने का काम करें। बहुत ही माननीय चौधरी रामपाल माजरा जी। देश भर के किसानों की बुलंद आवाज ऐलनाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पंजाब के शेर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, हमारे हरियाणा प्रदेश के दमदार नेता बलराज कुंडू जी, हमारे बीच में विराजमान शेर सिंह राणा जी, वीरेंद्र मराठा जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय शेर सिंह बड़श्यामी जी एक्स एमएलए, श्याम सिंह जी राणा एक्स एमएलए, जसबीर क्योड़क जी, और आप सब हरियाणा प्रदेश के और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आए भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो कुरुक्षेत्र की न्याय नगरी को नमन करता हूं और आप सबको आज के इस विशाल आयोजन की दिल की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था करने वाले थे, संगठनकर्ता थे कुरुक्षेत्र जिले के, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि इनकी सारी व्यवस्थाएं आपके सामने धरी धरा रह गई हैं। आपको इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं। मेरे से पहले बहुत से साथियों ने अपने विचार साझे किए हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी नए नारे घड़ के आती है। पिछली बार क्या कहा था कि 75 पार करेंगे, 40 पार नहीं कर सके थे, परंतु हमसे अलग हुए एक जेजेपी पार्टी, उसकी 10 सीटें आ गई थी। वो कहते थे हम इनको जमुना पार करेंगे, जमुना पार करना भूल गया, गठबंधन कर लिया, और वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। जिस ठगबंधन ने इस हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है। कोरोना काल में किस प्रकार से आपके सामने शराब घोटाला हुआ था, कैसे हुआ रजिस्ट्री घोटाला, खाद घोटाला, दान घोटाला, किस प्रकार से इस प्रदेश की खानों को लूटा गया, साथियों पर्चे लीक किए गए। मैं उस बात को दोहराना चाहता, परंतु नया नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। 400 पार कहां से करेंगे कि 10 लोकसभा के उम्मीदवार चाहिए थे, 6 कांग्रेस से लेके आए, और जहां जाते हैं गांव गांव में किसान काले झंडे उठा करके उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं और उनके आगे नारे लगा रहे हैं, गांव में घुसने नहीं देते। मैं नहीं समझता कि वो हरियाणा प्रदेश में कोई सीट वो हासिल कर सकेंगे। साथियों, जिस प्रकार से किसानों को तंग किया, जवानों को तंग किया, हरियाणा हिंदुस्तान के लोगों को तंग किया, तो मैं ये समझता हूं ये 200 भी पार कर नहीं सकेंगे। इस प्रकार से मेरे साथियों ने बहुत सी बातें आपके बीच में रखी हैं, मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी, 2022 में आमदनी दुगनी नहीं हो सकी, किसानों को टीवल कनेक्शन नहीं मिल सके, किसानों पे जीएसटी 18% का किस प्रकार से थोपा गया, यानी कि किसान दुखी हुआ और 3 काले कानून इन पे थोपे गए। और किसानों की धरती है कुरुक्षेत्र की। किसानों में इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इतिहास के वो पन्ने पलटने पड़ते हैं, और मैं ये मानता हूं देश की आजादी से पहले अगर किसानों का सबसे बड़ा कोई नेता हुआ है तो दीनबंधु सर छोटू राम हुए हैं। दीनबंधु सर छोटू राम ने इस प्रकार के कानून बनाए थे कि दूध देने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रहने का मकान कोई साहूकार, नीलाम और कुड़क नहीं कर सकेगा। परंतु दीनबंधु सर छोटू राम के बाद अगर किसानों का सबसे बड़ा कोई नेता हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी ज्यादा रियासतों को तोड़ करके इस भारतवर्ष का निर्माण किया था। राजनीतिक पंडित तो ये बात मानते हैं एक दिन और एक रात के लिए देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते
तो देश की सीमाएं लाहौर से आगे तक होती, भारतवर्ष आगे तक होता। परंतु साथियों, उसके बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई किसानों का सबसे बड़ा नेता हुआ है तो चौधरी देवीलाल हुए हैं। चौधरी देवीलाल ने, मेरे साथी शेर सिंह बरश्यामी जी कह रहे थे कि वो वक्त भी आया था जे चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाने पे ठान ली थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चौधरी देवीलाल को कहा था कि आप नहीं आओगे किसान रैली में। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं, लाखों किसानों को लेके दिल्ली के वोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। यही हुआ था। किसानों, आज ना तो हमारे बीच में दीन बंधु सर छोटू राम है, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ना चौधरी देवीलाल हैं, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं। आज जरूरत है इस देश के किसानों को, इस देश की लोकसभा में कोई आवाज बन करके अगर कोई गूंजे तो आज निगाहें जाती हैं तो अभय सिंह चौटाला जी आपकी तरफ जाती हैं। अगर किसानों, मजदूरों, ग्राम में बसने वाले छत्तीस जात के भाइयों, अगर आप संभाल सको तो एक मौका है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें मुझे इस बात की तड़प है कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश बनाया। कितना खूबसूरत प्रदेश, हंसता हुआ प्रदेश, खिलखिलाता हुआ प्रदेश, हरा भरा प्रदेश। ये प्रदेश आज मुरझा रहा, आज इसके सर पे कर्जा है। आज रक्षक ही बक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। अगर आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। जलघर हैं तो जल नहीं। अगर बिजली घर हैं तो बिजली नहीं। बिजली गुल है और बिजली के बिल फुल हैं। सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। आज परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। आज हरियाणा प्रदेश में पीले कार्ड काट दिए गए, राशन कार्ड काट दिए गए हैं। चलो इन्हें तो हम सह भी लेंगे, परंतु याद करो, हरियाणा प्रदेश का एक मनहूस मुख्यमंत्री 9.5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की कुर्सी पर बैठा। जब से वो बैठा, हरियाणा प्रदेश का भाईचारा था बेमिसाल। हरियाणा के 36 जात के भाई किसी भी धर्म और मजहब के थे, हमारा भाईचारा आपस में बेमिसाल था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से, इनकी नीयत की वजह से आरक्षण में हरियाणा प्रदेश जल उठा था। 32 जाने गई थी, रामपाल संत के प्रकरण में 6 गई थी और डेरा प्रेमियों की 42 जाने चली गई थी। और किसानों की कितनी लाश दिल्ली से आई होंगी, शायद आप सबको याद होगा। 700 से भी ज्यादा किसान मरे थे। आज वो कहता है कि मुझे किसानों से डर लगता है क्योंकि मैंने इनको अनाप शनाप बातें कही हुई हैं। अकेले किसानों पे नहीं लाठियां बरसाई, आपने तो लाठियां बरसाई सरपंचों पे, आंगनबाड़ी वर्करों पे, गैस टीचरों पे। आपने किसको बख्शा है? सारा हरियाणा आज लठ लिए खड़ा है। मित्रों और दोस्तों, ये अपने आप को बड़े पारदर्शी कहते थे, परंतु इन्होंने ईडी सीबीआई के जरिए 6060 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड खरीदे। किस प्रकार से खरीदवाए और चुनावी चंदा इकट्ठा किया। सीबीआई का, ईडी का डर दिखा के किस प्रकार से हमारे यहाँ के लोकसभा का जो उम्मीदवार बना उससे चंदा लिया गया और फिर से उसको चुनाव मैदान में उतारा गया। और ये पार्टी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये कहना चाहता हूं, होश में आए मेरे दोस्त सारे, होश में आकर के ये सोच लें कि इस देश के किसानों मजदूरों की वजह से, इनकी कड़ी मेहनत की वजह से हमने बंदरगाहें बनाई थी, रेलवे स्टेशन बनाए थे, हवाई अड्डे बनाए थे, बीमा कंपनियां खड़ी करी थी, बैंक बनाए थे, सारे के सारे अडानी और अंबानी को बेच दिए। ये देश ना बेच दें। उठो किसानों, मजदूरों, संभालो। जो लोग कल तक सिर पे चढ़े थे, आज पड़े आपके पांव में। कभी बोरी उठाते हैं, कभी गेहूं काट के दिखाते हैं। ये ढोंग है। आओ सारे मिल करके 25 तारीख को कड़ी मेहनत करके, याद रखना देश के अंदर वोट जो पोलिंग हो रही है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए कह रहा हूं, कड़कती गर्मी हो चाहे कितनी भी पड़े, एक एक वोट पोल कराना और अभय सिंह चौटाला को जिता करके देश की लोकसभा में भेजना। धन्यवाद। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चौधरी रामपाल माजरा जी का,
जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को आगे और प्रेरित करने का काम करा। और अब मैं मंच पे आग्रह करूंगा कि मैं बुलाना चाहूंगा सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी को, जिन्होंने पिछले कई महीनों में पंजाब के अंदर किसानों के लिए एक संघर्ष की लहर बनाने का काम करा है, पंजाब बचाओ यात्रा को चलाने का काम करा है। मैं आग्रह करूंगा सरदार सुखबीर जी बादल जी का कि वो आपको संबोधित करने का काम करें। सरदार सुखबीर बादल जिंदाबाद। स्टेज ते विराजमान मेरे भाई अभय सिंह चौटाला जी, उन्हां दे नाल इंडियन नैशनल लोक दल की लीडरशिप साहब बलराज कुंड जी, शेर सिंह राणा जी, वरिंदर मराठा जी, चौधरी रामपाल जी, सरदार शेर सिंह जी ते होर इंडियन नैशनल लोक दल की लीडरशिप, स्टेज ते विराजमान हरियाणे तो श्रोमणी अकाली दल की समूची लीडरशिप ते कुरुक्षेत्र हलके दे कोने कोने तो आए इंडियन नैशनल लोक दल ते श्रोमणी अकाली दल के वर्कर साहबान, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इंडियन नैशनल लोक दल ते श्रोमणी अकाली दल दोनों सके भरावां वांगू हैं। दोनों पार्टियां किसानां दी पार्टियां, गरीब दी पार्टियां, मजदूर दी पार्टियां, दोनों ही अपने अपने सूबे दी पार्टियां। दोनों का रिश्ता कोई सियासी रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता है। जदों पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनती है, हरियाणे के लोग सोचते हैं कि साडी सरकार बनती है। जदों हरियाणे में इंडियन नैशनल लोक दल की सरकार बनती है, असी पंजाब वाले सोचते हैं कि साडी सरकार है। इत्थे दोनों पार्टियां जमीन नाल जुड़ी हुई पार्टियां, अपने सूबे दी पार्टियां। चौधरी देवीलाल जी ते वड्डे बादल साहब सारी जिंदगी उन्होंने किसानी दी लड़ाई लड़ी, गरीब दी लड़ाई लड़ी। जे आजादी दे बाद जे आपां किसान नेता दी गल करिए, लीडरशिप दी देश दी गल करिए, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है, चौधरी देवीलाल जी का नाम आता है, साहब प्रकाश सिंह जी बादल का नाम आता है। आज जी थोड़ी मोटी अपन MSP मिल रही है कणक ते झोने की, आ दवाई इन्ना लीडरशिप ने है, नहीं तो इत्थे MSP नहीं कोई दिंदा सी, किसानी की कोई गल नहीं करता सी। अज देश विच जिहड़ी आ लड़ाई लड़ रही है आपां पार्लीमेंट की, बड़ी अहम लड़ाई है। एक पासे मैं हरियाणे की गल करना चाहना, हरियाणे वाले थोड़ी इको एक पार्टी इत्थे इलैक्शन लड़ रही है, इंडियन नैशनल लोक दल थोड़ी हरियाणे की है। दूजी सारी दिल्ली वाली पार्टियां जिन्होंने हुक्म भी दिल्लियों आते हैं, इन्होंने हुक्मरान देंदे हैं। भावें सोनिया गांधी होए, भावें मोदी साहब होन, भावें केजरीवाल होए, उन्हों का लगा हरियाणा नहीं है। उन्होंने वा देखते हैं दूजे सूबे साडा जिथे नंबर ज्यादा है उहदी गल करते हैं। जेड़े आपां छोटे सूबे हैं, साढ़े 13 MP आउंदे हैं, थोड़े 10 आउंदे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 80 आउंदे हैं। जिहड़ी दिल्ली वाली पार्टियां इन्हां दी निगाह सारी यूपी बिहार जिथे MP आउंदे हैं उन्हां तरफ लगी रहिंदी है। उत्थे किवें तरक्की होए, उत्थे किवें उन्हां दी मुश्किलां हल होण। किते किसानी दी नहीं गल करते, किते गरीब दी नहीं गल करते। तुसीं देख लिया, जे तुसीं किसानी
ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ, ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਗੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 76 ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਏ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਐਕਟੀ ਦੇਖ ਲਓ 13 ਦੀਆਂ 13 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। 1 ਜੂਨ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਕਰੋ। 1 ਜੂਨ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
दिल्ली कानपुर सारे जगह ते कतलेआम किया कांग्रेस ने। अज 40 साल हो गए हाले तक इंसाफ नहीं मिलिया। कोई सिख भुल नहीं सकता कि कांग्रेस ने की किया अपने नाल। दूजी गल, जदों असी बीजेपी नूं लत्त मारी ते उन्होंने फिर सिख धर्म के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी। तुसी जानते हो तख्त हजूर साहब साडे सिख कौम के 5 तख्त साहबान, एक तख्त हजूर साहबान जिथे एक पुराना एक्ट बनया तख्त हजूर साहब की सदेक सेक वास्ते, इन्हां दी बंबई महाराष्ट्र की सरकार ने की किया, पारा कानून बदल के अज RSS ने काबज कर दिता तख्त हजूर साहब। देखो सिख धर्म च हुण RSS का दखल हो गया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तख्त पटना साहब ते भी RSS ने कंट्रोल कर लिया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते भी RSS काबज हो गई है। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी 103 साल पुरानी साडी कमेटी है, जिहड़े सिख धर्म नूं दा मिनी पार्लीमेंट कहा जाता है, उहनूं भी तोड़ के हरियाणे की अलग बनाती ते इत्थे सिख धर्म नूं देण दे बजाय इन्हां दे चुने हुए नुमाइंदे दे बाद बजाय इन्हां ने अपने RSS दे बंदे इत्थे भी ला दिते। जदों किसान अंदोलन सी, गुरु घरां विच पुलिस नूं डराया गया सी किसान अंदोलन च। आ है हरियाणे की बीजेपी सरकार। इस करके सही मैने ते जे देश नूं बचाउणा है, आपां नूं देखना पैना है कि आपां किहड़ियां पार्टियां देश नूं इकट्ठा रखना चाहुंदियां। श्रोमणी अकाली दल का इतिहास 103 साल पुराना इतिहास है। देश की आज़ादी दे विच सब तो वध कुर्बानियां श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने की। जदों असी चाबियां का मोर्चा जित्या अंग्रेजों के खिलाफ, महात्मा गांधी जी ने सानू लिख के चिट्ठी लिखी साडे प्रधान नूं कि तुसी देश की आज़ादी दी सब तो पहली जंग जित ली है। इस करके मैं ज्यादा समा नहीं लेना चाहता। मैं इन्ना ही बेनती करना चाहना हरियाणे के लोगों नूं, अपनी खेतरी पार्टी इंडियन नैशनल लोक दल नूं तगड़ा कर दिओ जे तुसीं हरियाणे के किसान नूं बचाउणा है, जे हरियाणे के गरीब नूं बचाउणा है, जे तुसीं हरियाणे के गरीब किसान मजदूर की आवाज पार्लीमेंट भेजनी है ते हरियाणे की पार्टी नूं तगड़ा कर लो। आ दिल्ली वालियां पार्टियां नूं भजाओ, जिवें दिल्ली वालियां पार्टियां ने बीजेपी वर्गियां ने हरियाणा अज किसान एजुटेशन के दौरान बार्डर सील करते सी, जिवें इन्हां ने दिल्ली वाले ने बार्डर सील करके किसानां उत्ते पुलिस दे बंब दे अतरू गैस के गोले सिੱਟੇ सी, उवें तुसीं भी बार्डर सील कर दिओ 25 तरीक नूं वोटां राहीं कि हरियाणे के लोग कल्ले हरियाणे की पार्टी नूं वोटां पाउणगे, दिल्ली वालियां पार्टियां नूं नहीं पावांगे असीं वोटां। इन्ना कह के तुहाडा धन्नवाद करदा ते बेनती करदा कि इंडियन नैशनल लोक दल दे जिथे जिथे उम्मीदवार है, समूची खालसा पंथ सारे श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर आपां इकट्ठे होके इंडियन नैशनल लोक दल जिताइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी का। और अब आपके इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होने जा रही है, लेकिन वो घड़ी खत्म होने से पहले मैं 2 पंक्तियां आपके बीच रखने का काम करूंगा। बदलते मौसम के नहीं, बदलते मौसम के नहीं, हम तेरी सच्चाई के दीवाने हैं, ऐश और आराम करने वाले नहीं, हम तेरे संघर्ष के दीवाने हैं। सत्ता का हमें लालच नहीं, हम तेरे त्याग के दीवाने हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं बीच में बुलाना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश की एक आवाज, हरियाणा प्रदेश की उम्मीद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, कि वो आए और आपको संबोधित करे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से जिंदाबाद।
बहुत ही आदर और सम्मान के योग पंजाब में रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी, मेरे साथ विधानसभा में रहे मेरे साथी मैम से विधायक बलराज कुंडू जी, आरजेपी के अध्यक्ष श्री शेर सिंह राणा जी, हमारे करनाल से गठबंधन के उम्मीदवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मराठा जी, श्री शेर सिंह बडशामी जी, श्री उमेद लुहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी, सर्वहित पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर आर्य जी, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार शरणजीत सिंह सोता जी, सरदार अमरजीत सिंह मंगी जी, तजेंद्र पाल ढीलो जी, भाई गोकुल सेतिया जी, हमारी हिसार से प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, सरसा से प्रत्याशी संदीप लोट जी, अंबाला के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह जी, आरजेपी के और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांझे प्रत्याशी सुभाष परमार जी, राकेश तंवर जी और हमारे गुड़गांव से प्रत्याशी हाजी सोराफ जी, मंच पे मेरे साथ बैठी हुई समाची श्रोमणी अकाली दल की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लीडरशिप, आज के इस नामांकन पत्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, शहर और कस्बे से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। इस देश में, प्रदेश में 10 वर्ष से भाजपा की सरकार बनने के बाद हमें किन हालात से गुजरना पड़ा, 10 वर्ष पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में काबिज हुई, कौन कौन से वायदे हमारे बीच में किए, अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, सुबह 10 बजे आ गए थे, 4 बजने को हो रहे हैं। साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नारे के साथ चुनाव में आए हैं, 400 पार की बात करते हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं। लोग जब पूछते हैं मोदी जी की गारंटी क्या है, गारंटी बताने की बजाय 10 साल में क्या किया ये बताने की बजाय
अगले 5 साल का विजन क्या है ये बताने की बजाय 2047 की बात करते हैं। कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत बनाने की बात करने वाले लोग, इस मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कैसे पीछे ले जाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किस तरह से 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया, उन बातों का जिक्र नहीं करते। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, साथियों इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक बेच दिया। जो भी संस्थाएं देश को आमदन पैदा करके देती थी, सारी संस्थाएं अंबानी और अडानी को देने का काम किया। यहां तक अंबानी और अडानी के 19 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने का इस मोदी की सरकार ने काम किया। जबकि देश का किसान एमएसपी के कानून की बात कर रहा था, वायदा मोदी का था कि मेरी सरकार बनने के बाद इस देश के अंदर एमएसपी लागू करेंगे। 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ वायदा किया था और कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू करेंगे। वहीं और बड़े बड़े वायदे किए, अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। वायदा किया था साथियों, कांग्रेस के 70 साल में इस देश से जो धन लूट करके विदेशों के बैंकों में जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। और मोदी जी कहते थे बैंकों में खाते खुला लो, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के आया हूं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के पिछले साल 2023 के अंदर 16 सितंबर तक 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी, परिवर्तन यात्रा करी थी। और उस परिवर्तन यात्रा के दौरान 2000 गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिला था। मैंने सब जगह ये बात पूछी थी कि मोदी जी के वायदे के मुताबिक आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आना चाहिए था। सब जगह सब लोगों ने एक ही बात कही, एक नया पैसा हमारे खाते में नहीं आया। आज आप हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आए हुए लोग हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी के एक के भी खाते में एक नया रुपया भी मोदी की सरकार बनने के बाद 10 साल में आया क्या? कोई एक पैसा नहीं आया, ना एक पैसा आया, ना मोदी के राज में एमएसपी का कानून बना। साथियों 3 काले कानून बना दिए गए थे। इस तरह के 3 काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, वो कानून बनने के बाद हमारी जमीनें अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों में चली जाती। हम अपनी जमीन में नौकर बन करके काम करते। बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, जिन्होंने एमएसपी के खिलाफ इन 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। पंजाब से एजिटेशन शुरू हुआ और पंजाब के लोगों ने उस एजिटेशन को जब लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया, तो बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, जिन्होंने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लाखों किसान बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए। अगर उस आंदोलन को सबसे ज्यादा मजबूती किसी ने देने का काम किया, उस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत किसी ने दी, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के किसान, खेती से जुड़े हुए व्यक्ति ने, बाहर से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, जितने भी किसान साथी थे, उनकी दिन रात खड़े होकर के जहां सेवा करी, वही उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें विश्वास पैदा किया
कि हम आपके साथ हैं, चाहे जितना मर्जी लंबा आंदोलन चलाओ। इसीलिए 13 महीने लंबा आंदोलन चला, देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये बात समझ में आई कि किसान जान दे सकता है, किसान मुड़ करके घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टिहरी के बॉर्डर पे गया, जो किसान नेता वहां पे उस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते तो इस आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती, वो कोई बड़ा फैसला लेते, केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 27 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा, स्पीकर से मिलकर के विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। जब मोदी जी को शाम को इस बात नहीं बना, इसलिए आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गारंटी दी, उस गारंटी को पूरा किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। याद करो, सन 1987 को समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हो रहा था और चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों से कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया, मुझे अगर सरकार बनाने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने 3 गारंटियां करी थी। पहली गारंटी दी थी कि हर बुजुर्ग को 100 रुपया माहवार बुजुर्ग की पेंशन करने का काम करूंगा। दूसरी गारंटी दी थी कि 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। तीसरी गारंटी चौधरी देवीलाल ने दी थी कि गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5100 रुपए सरकार की तरफ से कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। हरियाणा के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और चौधरी देवीलाल को सन 1987 के अंदर सत्ता सौंप दी। चौधरी देवीलाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहले जो गारंटियां हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी, उन गारंटियों को पूरा करने का काम किया। तीनों के तीनों वायदे पूरे किए, कर्जा माफ किया, पेंशन बढ़ाई और 5100 रुपए कन्यादान के रूप में देने का भी काम किया था। गारंटी चौधरी देवीलाल की थी, इसलिए पूरी हुई थी। मोदी जी की पहले की गारंटियां सारी की सारी जो थी वो झूठ के प्रमाण चढ़ गई। आज नई गारंटी की बात करते हैं। साथियों, 400 पार की बात करते हैं। जहां 400 पार की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से 6 कांग्रेस वाले जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों से मांग करके लेकर के आई है। दूर जाने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट से जो उम्मीदवार है, वो 10 दिन पहले तक, जब तक भाजपा ने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। आप सारे इस बात के गवाह हो कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का सदस्य कुरुक्षेत्र से चुन करके गया था। कांग्रेस में था कि नहीं था? पहले कांग्रेस में था। और मोदी जी ने यहीं पे उसके ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि नवीन जिंदल जो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार है। राजकुमार सैनी जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, मनोहर लाल, इतने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि साथियों, मैंने खजाने के अंदर पैसा पड़ा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने और सोना चांदी देखा है, लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है जिसके अंदर 45,000 करोड़ का कोयला है। सीधा सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था और ये कह रहा था कि जो खजाने नवीन जिंदल ने ले रखी है कोयले की, ये 45,000 करोड़ का कोयला ब्लैक में बेच करके खा गया। ये भी कहा था कि मेरी सरकार बन गई तो इस नवीन जिंदल से पाई पाई का हिसाब करूंगा और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक एक पैसा वसूल के लोगों पे खर्च करने का काम करूंगा। बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन साथियों, पहले उससे चंदा लिया गया। आपको पता है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जो खबरें छपी, जो सारी डिटेल आई,
उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा किया गया बड़े बड़े लोगों को डरा के धमका करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, फिर इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया, और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया। 35 मिनट मशीन में घुमाया और 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है। क्या जहां कोयला चोर को कोहिनूर बना दिया, जहां कोहिनूर कहा गया, वहीं साथियों एक बात और देखने की है। जो कोहिनूर जो था, उस कोहिनूर को यहां बुला करके एमपी का टिकट दे करके खड़ा कर दिया, और यहां आने के बाद जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसके अपने प्राइवेट जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, महीने के अंदर 25 दिन विदेशों में रहता है, बड़े बड़े कारखाने, हजारों करोड़ का मालिक है, उस हजारों करोड़ के आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले दिनों पल्लेदार बनाने का काम किया। आपने वो वीडियो देखी होगी, इस वीडियो में नवीन जिंदल अपने कंधे पे बोरी रख करके गेहूं की ट्रक में लदान करने का काम कर रहा है। किस तरह से कोहिनूर को इन्होंने पल्लेदार बनाया, पहले कोयला चोर बनाया, फिर कोहिनूर बनाया, फिर पल्लेदार बनाया। वहीं उसके साथ साथ दूसरा जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, साथियों उसका किसी को ठिकाने के तक का भी पता नहीं है, कहां का रहने वाला है, हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में अनेकों एजिटेशन हुए हैं, अनेकों लड़ाइयां हमने लड़ने का काम किया है। चाहे मैं अपोजिशन लीडर था तब इस भारतीय जनता पार्टी को नकेल डाल करके रखता था, चाहे उसके बाद मुझे कभी भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में इस बात को लेकर के मौका मिला, जब भी कभी बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने सरकार को घुटनों के बल लाने का काम किया। साथियों एक बड़ी बात आजकल दोहराई जा रही है, एक बड़ी अफवाह आजकल यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप में कुरुक्षेत्र में फैलाई जा रही है। मैं जहां कहीं भी गांव में गया हूं, लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी है, कांग्रेस के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहीं भी खड़े होकर के ये कह करके वोट नहीं मांग सकती कि हमने आपके लिए कोई काम किए, ये कह करके वोट नहीं मांग सकते कि हम आपके संघर्ष के साथी हैं, हमने हरियाणा प्रदेश को क्या दिया है। केवल और केवल अफवाहें फैला करके लोगों में भ्रम पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे बारे में जगह जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैलाई और चलाई जाती है कि अभय सिंह अगर चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, मोदी के साथ चला जाएगा। मैं आपसे एक बात खुल करके आज कह देना चाहता हूं, जहां साथियों मेरे से पहले सुखबीर बादल जी ने बहुत खुल करके कहा था कि आजकल की ये नेशनल जो पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जहां अकाली दल को तोड़ने की कोशिश करी, वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया था। ये नहीं चाहते कि रीजनल पार्टियां जो है वो कहीं ताकतवर हो जाए, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है। मेरे खिलाफ प्रचार किया जाता है कि मोदी के साथ जाकर के मिल जाएगा। मैं भरी सभा में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, टोटल 545 सदस्य है, अगर 444 भी एक तरफ चले जाएंगे तो अभय सिंह चौटाला भाजपा के साथ नहीं खड़ा होगा। ना मैं भाजपा के साथ जाऊंगा और ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। मेरी लड़ाई केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई है। मैं जहां आपके लिए जो आपका आदेश होगा, जहां कहीं भी आप कहोगे, वहीं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी आवाज बढ़ने का काम करूंगा। जहां साथियों आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जहां पिछले 5 वर्ष में मैंने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, वहीं एक चीज और बताना चाहूंगा, लगातार कांग्रेस के लोग इस प्रचार में जुटे थे, जो मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे, उनकी पोल खुद की खुल गई है। साथियों आपके सामने बड़ा उदाहरण है, करनाल की लोकसभा की सीट। आप याद करो, जब चुनाव की बिगुल बजा था, जब चुनाव की घोषणाएं हुई थी,
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से प्रेस के साथियों ने पूछा था कि अवैध सिंह जी आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे। मैंने उनसे कहा था कि हम 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और वहीं मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि मनोहर लाल खट्टर अगर करनाल से चुनाव लड़ेगा तो मेरी जाती इच्छा है कि करनाल के अंदर हम सबको मिलकर के एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बाहर करने का काम करे। मैंने खुल करके ये कहा था कि कांग्रेस के लोग अपना सर्वे कराएं। मैंने अपना सर्वे कराया है। मैं रोज करनाल के लोगों से मिलता हूं, जाता आता हूं। जब भी कहीं लोगों से राजनीतिक बातचीत होती है, जब पूछा जाता है करनाल में कौन सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार है, सबसे मजबूत आधार किसका है, हर व्यक्ति की जबान से मैंने एक ही बात सुनी थी कि अगर वीरेंद्र मराठा साझा उम्मीदवार बनकर के आ जाए तो कोई नहीं हरा सकता। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को संदेश दिया और कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार बना करके लेकर के आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, समर्थन देने का काम करेगी। जब हमने ये बात कही वही कांग्रेस के लोगों के सामने शरद पवार जी जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए और वीरेंद्र मराठा जी को टिकट देकर के चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट है। हुड्डा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमजोर पड़े। इसलिए साथियों, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो करनाल का रहने वाला भी नहीं है, जो घुमाणा का रहने वाला है, जो घुमाणा का रहने वाला है। और उसके ऊपर एक ऐसा केस है जिसमें पीओ घोषित हुआ है। ये मान के चलो जो पीओ है उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और आपको पता है ये भाजपा वाले बड़े बड़ों को जमानत पे नहीं छूटने देते, वो तो बेचारा बड़ा छोटा सा आदमी है। इसलिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मनोहर लाल खट्टर की मदद करने में लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण और आपको बता देता हूं, सुभाष चंद्रा जब एमपी बना था राज्यसभा का, सोनिया गांधी जी से और हमारी आपस में बातचीत हुई थी। मैं अपोजिशन का लीडर था। उस वक्त में ये तय हुआ था हरियाणा की 2 सीटों पे चुनाव होना था। एक सीट के ऊपर भाजपा जीत रही थी, दूसरी सीट पे कांग्रेस और हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। हमारे दोनों के मिलकर के 37 वोट बनते थे। हमारा उम्मीदवार जीतना था। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और कहा था कोई ऐसा साझा व्यक्ति लेकर के आओ जिसपे आपको आपत्ति नहीं हो, हमें भी आपत्ति नहीं हो। साझा उम्मीदवार लाए, लेकिन सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर भी खाली छोड़ने का काम किया था। जहां बैलेट पेपर खाली छोड़ा वहीं पेन की स्याही बदल करके 14 अपने साथी विधायकों के वोट कैंसिल करवाने का काम किया था। इस बात को लेकर के जब हमने सोनिया गांधी के पास उस कैंडिडेट से कहा कि जाओ शिकायत करो, तो सोनिया के भी हाथ खड़े हो गई थी, बेबस हो गई थी, वो भी नहीं चाहती थी। साथियों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन और आग्रह करूंगा कि आज जितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आए हो, जो आशीर्वाद आज आप मुझे दे रहे हो, जो विश्वास और भरोसा आज आपने मेरे में जताया है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आपके इस विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। जहां साथियों बात भाजपा वाली है, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है, ये बताओ। ये भरोसा तो आप मुझ पे करते हो कि जो मैं कहता हूं उसको निभाने का काम करता हूं। मैंने आज तक जो बात किसी के सामने रखी, मैंने उसका नफा और नुकसान कभी नहीं देखा था। मैंने जो वायदा लोगों के बीच में खड़े होकर के किया, उसको हर हालत में पूरा करने का काम किया है। आज यही पहचान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सबसे बड़ी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को आज कहीं जाकर के शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, जो विश्वास आप मेरे ऊपर करते हो इसको कभी टूटने नहीं दूंगा। हमेशा आपकी ताकत बन करके आपको ताकत देने का काम करूंगा। आप मुझे यहां से जिताओ, जैसे ही आप मुझे यहां से जिता करके भेजोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि 4 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा, 4 महीने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार होगी और तुम्हारी सरकार बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर 6-7 गारंटियां आपको दी है। जाकर के लोगों से कह देना, जैसे ही सरकार बनेगी हम जो वायदे आज आपके सामने कर रहे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। सरकार बनने के बाद जो पेंशन 100 रुपया है, जो हरियाणा प्रदेश के 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है, मैं आपके सामने भरी सभा में वायदा करता हूं, हम उन 5 लाख लोगों को ब्याज के समेत पैसा उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं नई पेंशन बनाएंगे, जो 100 रुपये वाली आज 3000 है, उसको 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ये मेरी माताएं बहनें हजारों की संख्या में आज आई हुई है। इन माताओं बहनों के साथ मोदी ने धोखा किया था, कहा था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में देने की बजाय महंगा कर दिया। मैं आपसे वायदा करता हूं, सरकार बनने के बाद हम गैस का सिलेंडर हर महीने की 1 तारीख को आपके घर में मुफ्त में भेजा करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर आपको फ्री में देंगे, वहीं 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में हर महीने की 1 तारीख को उसकी रसोई बढ़िया चले उसके लिए भी आया करेगा। वहीं उसके साथ साथ जिस गरीब आदमी के 9 लाख के पीले कार्ड काट दिए उनको बहाल करेंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को 100 गज के प्लाट में पक्का मकान बना करके देने का भी काम करेंगे। वही साथियों, आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, बिजली के मीटर बाहर लगा रखे हैं। मैं भरी सभा में वायदा करके जा रहा हूं कि बिजली के मीटर जो बाहर लगे हुए हैं, ये पाड़ करके मनोहर लाल खट्टर के घर पहुंचा दूंगा और ऐसे मीटर लगा करके दूंगा, ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिनकी गरारी साथियों 500 रुपए में आकर के बच जाएगी। उससे बड़ा बिल किसी का नहीं आने दूंगा। वहीं उसके साथ साथ नरेगा की मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो पूरे 365 दिन चलेगी और 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से देने का काम करेंगे। मन बहुत था और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया। मेरे कैथल के 5-6 प्रोग्राम और भी रखे हुए हैं, इसलिए आपसे एक बार एक विश्वास चाहता हूं, हाथ खड़े करके करो कि इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझ करके लड़ने का काम करोगे। आप भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बादल साहब ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮਰਾਠਾ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮਰਾਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ठीक ठाक भाई।